नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं जो हम लोगों की चर्चा हो रही थी कल की क्लास में। जो हमने क्लास ली थी आपकी एल्गी की, तो हमने एल्गी की क्लास में आपको सारे जनरल करेक्टर और उसका जनरल करेक्टर आपको पूरा पढ़ा दिया था, ए टू जेड, और पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था। और हमने ये भी बताया था कि क्लासिफिकेशन में हमने कहा था दो चीजें महत्वपूर्ण है। स्टोरेज फूड से क्वेश्चन पूछता है अक्सर, और एक हमने कहा था स्टोरेज फूड के साथ साथ पिगमेंट से पूछता है, किस फैमिली में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है या किस क्लास में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। ये हमने सारी चर्चा कल की क्लास में कर दी थी। अब हमारे पास आज जो चर्चा का विषय है वो है क्लमाइडोमोनास। किसकी चर्चा करने वाले हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लमाइडोमोनास की। और हमारे पास टाइम कम था, तो हमने कहा इसको लिख के रखें जिससे हमारा टाइम न टूटे। थोड़ा सा इधर कर दें और उधर हमारा पिक्चर आ रहा होगा। सही है, ठीक है, मैंने कर दिया है जिससे पिक्चर कटे ना। तो हम क्लमाइडोमोनास की बात कर रहे थे। हम लोगों के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीआईसी में क्लमाइडोमोनास नहीं है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी में क्लमाइडोमोनास दिया है, जो कि हमें डिटेल से पढ़ना है। तो क्लमाइडोमोनास पहलने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसका वर्गीकरण क्या होता है। तो हम डायरेक्ट चर्चा कर लेते हैं इसके वर्गीकरण की। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है या इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जो आपको कंफ्यूजन पैदा करे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किस क्लास में आता है। तो हम बात करते हैं उसके वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की। वर्गीकरण में ये क्लास क्लोरोफाइसी का सदस्य है। और हमने कहा था क्लोरोफाइसी को, जब हमने इससे पहले क्लास ली थी, तो हमने कहा था कि क्लोरोफाइसी के जितने सदस्य हैं वो सारे के सारे ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, यानी हरित शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। हरित शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, इसका जो ऑर्डर है वो वाल्वोकेल्स है। चूंकि जो वाल्वोकेल्स के जो सेल का स्ट्रक्चर होता है सेम इनका स्ट्रक्चर होता है। फैमिली जो है क्लमाइडो मोनाडेसी है इसकी फैमिली। अगर हम इसके ऑक्रेंस की बात करें, प्राप्त स्थान की, ये क्लमाइडोमोनास जनरली कहां पाए जाते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो क्लमाइडोमोनास है प्राय पाए कहां जाते हैं, सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर एल्गी। ये प्राय फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में किसमें? पॉन्ड में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, और रिवर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुओं, झील, गड्ढे का पानी और उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? नॉन सॉल्टी वाटर। नॉन साल्टी वाटर, ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा ना के बराबर हो, उनको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर में क्या आता है? ऐसा पानी जो क्या हो, खारा ना हो। अर्थात जैसे आपके यहाँ नाली के पानी, बरसात में जो गड्ढों में पानी भर जाता है, तालाब का पानी, झील का पानी, कुएं का पानी, ये सब फ्रेश वाटर के अंतर्गत आता है। तो ये इन्हीं स्थानों पर पाया जाता है। ये जब मात्रा में ज्यादा हो जाते हैं तो देखना, तालाब या गड्ढों का पानी हमें पूरा हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हरा। वो इन्हीं के कारण होता है कि हरा दिखाई देता है। सम स्पीसीज फाउंड इन अनयूजुअल हैबिटाट। इनकी कुछ जातियां अनयूजुअल हैबिटाट में पाई जाती हैं। अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब समझ लीजिएगा, ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जो सामान्य नहीं है। जनरली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी कई जातियां ऐसी हैं जो विशेष प्रकार के जगहों पर पाई जाती हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लमाइडोमोनास एलो स्टोनेंसिस जाति का नाम है। क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, फिर से सुनिए, क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस ग्रो ऑन स्नो। यह बर्फ, जो एल्पाइन रीजन होता है जहां बर्फ परमानेंट जमी रहती है, यह उस बर्फ पर वृद्धि करता है या उस बर्फ पर पाया जाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है कवर्ड माउंटेन ऑफ येलो स्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। यूएसए में जो येलो माउंटेन है, एक पीला का पीला पूरा पर्वत है। समझ लीजिएगा, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पूरा का पूरा एक पीला पर्वत है। तो वही कह रहा है, वहां का जो पहाड़ है पूरा का पूरा पीला है। और
वो नेशनल पार्क जो यूएसए का है, वहां एक पर्वत है जो कि पूरा का पूरा पीला है, उसमें कौन पाया जाता है? तो क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस पाया जाता है, जो कि बर्फ पर, उसके कारण यूएसए का एक पहाड़ पूरा पीला है जो कि एक नेशनल पार्क में स्थित है। समझ में आ गया? ये आप समझिएगा। फिर एक इसकी जाति है क्लमाइडोमोनास निवेलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, मल्टीपल टाइम आपके ये टीजीटी और पीजीटी और एलटी आदि के लिए मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया कि रेड कलर स्नो, कई सारे पर्वत ऐसे देखे गए जिन पे बर्फ जमा है, मगर वो बर्फ हमें ऐसे लगता है जैसे लाल हो, लाल बर्फ हो, जैसे पहले गांव में आते थे ना बर्फ वाले, छील छील के देते थे, रेड कलर का साइक्रीम वगैरह डालते थे, तो बचपन में आप भी खाए होंगे, बिल्कुल उसी तरह रेड दिखाई देता है। तो आपसे पूछता है जो ये किसके कारण होता है? तो इसकी एक जाति है क्लमाइडोमोनास निवेलिस, और इस क्लमाइडोमोनास निवेलिस में एक पिगमेंट पाया जाता है या रंग पाया जाता है हिमेटोक्रोम। इस हिमेटोक्रोम के कारण ये क्लमाइडोमोनास निवेलिस जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। कैसा होता है? रेड कलर। और यह जिस पहाड़ पे पाई जाती है, मान लेते हैं यह एक पहाड़ है, और इस क्लमाइडोमोनास निवेलिस के कारण यह पूरा का पूरा पहाड़ हमें रेड दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा पहाड़ हमें कैसे दिखाई देता है? पूरा का पूरा पहाड़ रेड दिखाई देता है। और किसके कारण? तो इसमें जो एल्गी पाई जाती है, कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा क्लमाइडोमोनास निवेलिस पाई जाती है। अगर पूछेगा क्लमाइडोमोनास निवेलिस रेड कलर किस कारण होता है, तो आपका आंसर होगा हिमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है या वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसकी एक जाति है क्लमाइडोमोनास, ध्यान में रखना, क्लमाइडोमोनास हैलोफिला, क्लमाइडोमोनास हैलोफिला, और दूसरी जाति क्लमाइडोमोनास एरेनवर्गाई। दो जातियां हैं, क्लमाइडोमोनास हैलोफिला और क्लमाइडोमोनास एरेनवर्गाई। ये जो दोनों की दोनों जातियां हैं आकर इन सैलाइन वाटर, ये सैलाइन वाटर यानी साल्टी वाटर में पाई जाती हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वह क्लमाइडोमोनास की इनमें से कौन जातियां, मान लो चार जातियां दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें वो कौन क्लमाइडोमोनास की जाति है जो प्रायः सैलाइन वाटर में पाई जाती है या खारे जल में पाई जाती है। आपका आंसर होगा हैलोफिला और एरेनवर्गाई। क्लमाइडोमोनास की ये दो जातियां हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बर्फ का रंग लाल किस एल्गी के कारण होता है, आंसर होगा क्लमाइडोमोनास निवेलिस। आपसे पूछेगा कि येलो कलर बर्फ का किसके कारण होता है, किस एल्गी के कारण होता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। आपसे पूछ देगा कि यूएसए का जो नेशनल पार्क है उसमें जो एलो माउंटेन है, पीले रंग का पहाड़, वो किसके कारण है? आंसर होगा क्लमाइडोमोनास की जात कौन है? एलोस्टोनेंसिस के कारण है। ये हमारे ऑकरेंस की बात की, ये स्पेशल स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसे होती है, हमें ये दिखाई कैसे देते हैं? तो पहले ही स्टेप पर हमने लिख रखा है यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय, केवल ये एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं तो देखिए इस तरह के हमें एक कोशिकीय दिखाई देते हैं, बाई फ्लैजलेट एंड स्फेरिकल ओवल शेप्ड होते हैं। इसमें कितने फ्लैजला पाया जा रहा है? जो दो। इसमें कितने फ्लैजला पाया जा रहा है? तो इसमें प्रायः दो फ्लैजला, एक फ्लैजला और दो, दो फ्लैजला पाए जा रहे हैं। और इनकी खास करेक्टर है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है जनरली कप शेप्ड होता है। अगर इनका चित्र हम आपको बनाएं तो यहां हम एक चित्र फटाफट ड्रा कर देते हैं, एक्चुअली में हम अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये इस तरह से, बहुत सिंपल चित्र है। और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरदम कप शेप्ड होता है, ये ऐसे, ये इनका क्या है? ये पायरिनोइड्स है और कप शेप्ड, और ये यहाँ इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो ये लिखा हुआ देखियो, ये कहा है क्लोरोप्लास्ट, ये तो ये जो पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं इस तरह का कपनुमा, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये संरचना कपनुमा, ये कपनुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि कप शेप्ड या कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट हमें किसमें देखने को मिलता है? आप एक झटके में आंसर करिएगा, क्लमाइडोमोनास में कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, स्पेशल कैरेक्टर है। अच्छा,
फ्लैजिला की संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। हमने लिखा है बाई फ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला है। इनका आकार कैसा होता है, या तो ये गोल होते हैं या अंडाकार होते हैं, ओवल शेप। तो देखिए बिल्कुल अंडे के आकार का है। टू, अरे सॉरी, इसमें क्या पाए जाते हैं, टू सेन टू टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें दो कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे एक ये कुंचनशील रिक्तिका, एक ये, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। और इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, चूंकि जल में पाए जाते हैं तो इनका मुख्य काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना, यानी परासरण नियंत्रण करना। अर्थात इनके शरीर में जितना जल शरीर में एक्स्ट्रा आ जाता है उसको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैनेज करती है और बाहर निकाल देती है। तो इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। अगर एग्जाम में पूछे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या है, तो ऑस्मो रेगुलेशन करना यानी परासरण नियंत्रण करना। इनमें आई स्पॉट या स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में ही, ध्यान में रखना, कहां आपसे पूछेगा, तो क्लोरोप्लास्ट में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे आई स्पॉट या स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश संवेदी होती है जो इसको प्रकाश का ज्ञान कराता है। दूसरा, इनके जो फ्लैजिला होते हैं, इनके जो ये फ्लैजिला है दोनों, कहता है फ्लैजिला एग्जाम में पूछ देता किस प्रकार के फ्लैजिला है, तो व्हिपलास फ्लैजिला पाया जाता है। ध्यान में रखना कौन से पाए जाते हैं, इनके जो फ्लैजिला है वो व्हिपलास फ्लैजिला है। व्हिपलास का मतलब होता है कोड़े के आकार के, कोड़े के आकार के होते हैं, चिकने और कोड़े के आकार के होते हैं। हमने आपको दो तरह के फ्लैजिला पढ़ाए हैं, एक टिंसल फ्लैजिला पढ़ाए, देखें इधर क्या है, अच्छा इधर ये है। हमने दो प्रकार के फ्लैजिला आपको पढ़ाए हैं, कहां, जब जनरल करेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि दो तरह के फ्लैजिला होता है, एक विप्लास होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है कोड़े की तरह, एक होता है टिंसल फ्लैजिला। टिंसल फ्लैजिला में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। तो इनका अगर फ्लैजिला पूछेगा कि क्लमाइडोमोनास का फ्लैजिला किस प्रकार का होता है, आंसर होगा विप्लास फ्लैजिला होता है, यानी कोड़े के आकार का और स्मूथ होता है। ठीक है, इनका जो फ्लैजिला होता है, ध्यान में रखना, इनका जो फ्लैजिला होता है एसोसिएटेड विद न्यूरोमोटर ऑपरेटस। यह क्वेश्चन न्यूरोमोटर ऑपरेटस पूछा गया था पीजीटी 2021 में। क्वेश्चन पूछा था न्यूरोमोटर ऑपरेटस किस में पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था न्यूरोमोटर ऑपरेटस किस में पाया जाता है, तो न्यूरोमोटर ऑपरेटस, जो न्यूरोमोटर ऑपरेटस संरचना जो है वो पाई जाती है क्लमाइडोमोनास में। किसमें पाई जाती है, क्लमाइडोमोनास में। हमने लिखा है जो विप्लास फ्लैजिला होता है वो एक विशेष संरचना से जुड़ा होता है। उस विशेष संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम न्यूरोमोटर ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। अब इधर आके देखेंगे, ये क्लमाइडोमोनास का संरचना है, ये दोनों फ्लैजिला है। अगर इन दोनों फ्लैजिला की बात करें, मान लो एक ये फ्लैजिला है, एक ये फ्लैजिला है, और ये दोनों के दोनों फ्लैजिला एक थ्रेड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, एक धागे के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस धागे, मान लो ये एक धागा है, इस धागे को हम पैराडेस्मोस के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना। और एक चीज यहां थोड़ा सा और ध्यान दे लेना, तब आप समझ में आएगा। जो ये फ्लैजिला निकलते हैं, तो आपसे पूछेगा फ्लैजिला कहां से निकलते हैं, फ्लैजिला जिस संरचना से निकलते हैं उसे ब्लिफेरोप्लास्ट कहते हैं। फ्लैजिला किससे निकल रहे हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट है। तो ये संरचनाएं हमारी क्या है, ब्लिफेरोप्लास्ट है, ब्लिफेरोप्लास्ट है। ब्लिफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला निकले और दोनों फ्लैजिला एक पतले धागे से जुड़े होते हैं। तो देखिए ये पतला धागा है जिसे हम पैराडेस्मोस के नाम से जानते हैं। पैराडेस्मोस से एक और छोटा धागा निकलता है जिसे हम राइजोप्लास्ट कहते हैं, और यह राइजोप्लास्ट कहां जाकर मिलता है, सेंट्रोसोम से। ये वाली संरचना जो देख रहे हैं ये है हमारी, इधर देख लो, ये जो संरचना है सेंट्रोसोम है, ये वाली सेंट्रोसोम। तो राइजोप्लास्ट सेंट्रोसोम से मिलता है, यह राइजोप्लास्ट पैराडेस्मोस से जुड़ा हुआ है। इस पूरी संरचना को, यानी इतनी संरचना को हम न्यूरोमोटर ऑपरेटस कहते हैं। इन्हीं न्यूरोमोटर ऑपरेटस के कारण ही ये क्या कर सकते हैं, इनके फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं। इनके फ्लैजिला किसके कारण मूवमेंट करते हैं, न्यूरो मोटर ऑपरेटस के कारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूरोमोटर ऑपरेटस जो है वो किस में पाया जाता है, तो न्यूरोमोटर ऑपरेटस हमारा जो देखने को मिलता है वो क्लमाइडोमोनास में।
आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है न्यूरो मोटर ऑपरेटस से कौन कौन संरचनाएं संबंधित होती हैं। तो नंबर एक ब्लिफेरोप्लास्ट संबंधित होता है, दूसरे नंबर पे पैराडेस्मोस संबंधित होता है, तीसरे नंबर पे राइजोप्लास्ट संबंधित होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूरे का न्यूरो मोटर जो ऑपरेटस पाया जाता है उससे कौन कौन संरचना संबंधित है। तो ब्लिफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट, ये तीन संरचनाएं। पैराडेस्मोस दोनों ब्लिफेरोप्लास्ट को आपस में जोड़ती है, राइजोप्लास्ट पैराडेस्मोस और सेंट्रो जो हमने लिखाया था क्या, सेंट्रोसोम, उसको जोड़ने का कार्य करती है। तो ये देखिएगा, ये हमारा राइजोप्लास्ट है और ये, तो ये आप संरचना आप समझ गए होंगे। यहां थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, इनका जो एपिकल पार्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, ये मैंने लिखा नहीं, आपको ऐसे ओरली बता दे रहे हैं। जो एपिकल पार्ट होता है, अग्रभाग होता है, वो के उभार को, अग्रभाग में उभार होता है, आगे की ओर चोंचनुमा संरचना निकली रहती है। ये इस तरह से देखना, ये ऐसे, ये जो इसे एपिकल पैपिला बोलते हैं। इसका एंटीरियर जो पॉइंट होता है, देखिए दो भाग है, इसके अगले भाग को हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, हिस्सा बोलते हैं, और इसको हम पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है, और एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है, जिसे एपिकल पैपिला के नाम से आपसे एग्जाम में पूछता है, पूछा गया है, पूछता नहीं है कि जो क्लामाइडोमोनास का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो एपिकल पैपिला कहलाता है। समझ आ गया। और इसके अलावा इसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट, और इसमें वोलेटिन ग्रेन्युल पाए जाते हैं। ये इसका कोशिका द्रव्य है। और कप शेप्ड, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है, कप के आकार का। ये विशेष क्वेश्चन है, इसको रट्टा मारिएगा। और इसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स। ये और पायरिनोइड्स किस में पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स प्राय क्लोरोप्लास्ट में धसे रहते हैं। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये कपनुमा, उसमें ये पायरिनोइड्स धसा रहता है। समझ में आ गया। तो ये इसकी संरचना थी, ये एक कोशिकीय होते हैं। और हमने न्यूरोट्रांसमोटर न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स बता दिया। अब हमारा आता है रिप्रोडक्शन, या हम बात करते हैं अब जनन की। किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जनन की। जनन इसमें जो होता है, किसमें, क्लामाइडोमोनास में, दो प्रकार से होता है। पहला जो जनन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन प्राय चार विधियों से होता है। पहली जो विधि है बाई जूस्पोर, यानी हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणु द्वारा, द्वारा। फिर आता है एप्लाइनोस्पोर, यानी अचल बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा। फिर आता है हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर और पाल्माइलास्टेज। ये अभी पीजीटी में क्वेश्चन और टीजीटी में कई बार पूछा गया है। पाल्माइलास्टेज जनरली किस में पाई जाती है, आंसर करना है क्लामाइडोमोनास में। अभी हम बताएंगे क्या है। तो पहला स्पोर ले लेते हैं हम बाई जूस्पोर, यानी जूस्पोर के द्वारा, यानी चल बीजाणु के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन। एक्चुअली में पूरी कहानी सुनिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। जब अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है, अनुकूल परिस्थितियां होती है। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब जिस तालाब में ये रह रहा है वहां पर्याप्त मात्रा में पानी हो, इसके अनुकूल टेम्परेचर हो, इसके अनुकूल भोजन हो। जब सब इसके अनुकूल होता है तो यूजुअली ड्यूरिंग नाइट, रात्रि में, रात्रि में क्या करता है, रात्रि में, इस चित्र पर नजर डालिए, रात्रि में यह जो क्लामाइडोमोनास आप देख रहे हैं ये अपने फ्लैजिला को छोड़ देता है। तो देखिए क्लामाइडोमोनास ने अपने फ्लैजिला छोड़ दिया और इस तरह। अब क्लामाइडोमोनास का जो जीव द्रव्य है या अंदर कोशिका का द्रव है वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे सिकुड़ा और दो भागों में बढ़ जाता है। तो देखिएगा इसका जीव द्रव्य सिकुड़ा, इसने पहले फ्लैजिला छोड़े, फिर सिकुड़ा, सिकुड़े कर दो भागों में बट गया। दो भागों के बाद फिर ये चार भागों में बट जाता है। अभी डाटर प्रोटोप्लास्ट कितने थे, दो, अब दो से हो गए चार, फिर 4 से 8, 16, 32, ऐसे बार बार विभाजित होता रहता है। और विभाजित होने के बाद जब कई बार विभाजित हो जाता है तो इसका जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्यों जो टुकड़ों से दो दो फ्लैजिला निकल आते हैं, और ये जो ऊपर की झिल्ली है ये फट जाती है, और ये फ्लैजिला वाली संरचनाएं बाहर आती हैं, जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जूस्पोर। अब ये पानी में तैरने लगती हैं, चूंकि तालाब में हो रहा है तो तालाब में तैरने लगती हैं और वृद्धि करती हैं, एक मैच्योर क्लामाइडोमोनास का निर्माण कर लेती हैं। समझ में आ गया। फिर क्या कहता है, प्रोड्यूसिंग न्यू जूस्पोर आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे में एक कोशिका से
जूस्पोर बन जाते हैं। 24 घंटे का समय लगता है। सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड, एक कोशिका जो होती है, एक सप्ताह में एक कोशिका से कितने जूस्पोर निकल सकते हैं? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने जूस्पोर निकलते हैं एक कोशिका? मान लो ये कोशिका है और 1 वीक में आपसे पूछेगा कितने जूस्पोर निकालती है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख जूस्पोर बनते हैं। कितने? 2 लाख जूस्पोर बनते हैं एक कोशिका से। फर्स्ट जू स्पोर फेल, और जब ये मान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये जू स्पोर बाहर निकलते हैं और इनके फ्लैजिला काम नहीं करते हैं, या फ्लैजिला नष्ट हो गए, या फ्लैजिला नहीं बन पाए, या मान लो ये कोशिका है और इस वाली स्टेज में, ध्यान रखना, इस वाली स्टेज में फ्लैजिला नहीं बन पाए और फेल हो गया। मतलब जैसे नहीं होता किसी को, किसी भी महिला को प्रेगनेंसी आई और बच्चा पैदा नहीं हुआ, और मान लो पेट के अंदर ही डिस्टर्ब कर जाए, या कभी कभी बच्चे नहीं पैदा होते, पेट के अंदर डिस्टर्ब कर जाते हैं, तो वैसे ही अगर कंडीशन हो गई, तो वही हमने लिखा थस जूस्पोर फेल, यदि जूस्पोर नहीं बन पाए और ये कंडीशन पूरी हो गई, स्केप फॉर्म जिलेटिनस वाल, तो ये अपने चारों ओर एक जिलेटिनस वाल का निर्माण कर लेते हैं, एक नाक जैसा चिपचिपा द्रव स्रावित करते हैं। दिस स्टेज नोन एज पाल्मेला स्टेज, और ये कोशिकाएं उसी में धस जाती हैं और पड़ी रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह जिलेटिन गल जाता है और ये पुनः वृद्धि करके नए क्लमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। तो नंबर सेकेंड आता है हमारा पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज अभी ये पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल्मेला स्टेज किस में पाई जाती है? क्लमाइडोमोनास में। ये पाल्मेला स्टेज, तो देखिएगा जो डाटर सेल्स हैं, ये डाटर सेल्स हैं, अभी हमने ये बताया था, यहाँ क्या बताया था कि जू स्पोर्ट एक्चुअली में बता दिया, कभी कभी फेल हो जाता है, मतलब फेल होने का मतलब उसमें से ये फ्लैजिला नहीं निकल पाते हैं और ये मोटाइल स्टेज नहीं हो पाती, यानी चल बीजाणु नहीं पड़ पाते हैं। तो जब चल बीजाणु नहीं बन पाएंगे, उस स्टेज में इसका क्या होगा? तो ये अपने चारों ओर म्यूसिलेजिनस पदार्थ छोड़ती है और इस तरह उसमें धस जाते हैं। तो इसे बोलते हैं पाल्मेला स्टेज। कौन सी अवस्था बोलते हैं? पाल्मेला स्टेज। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और एक नए क्लमाइडोमोनास का निर्माण करती है, और इनका क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है, ये खास करेक्टर है, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। ये था हमारा पाल्मेला स्टेज। फिर आता है एप्लाइनोस्पोर, तीसरा। एप्लाइनोस्पोर क्या होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मान लेते हैं कि सूखा पड़ गया, या कोई ऐसी स्थिति आ गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई, इतनी सर्दी पड़ गई कि क्लमाइडोमोनास के अनुकूल नहीं है, मर जाएंगे ये। तो ये क्या करते हैं एप्लाइनोस्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, या सूखे, ड्राट, या सूखा पड़ गया, तालाब का पानी सूख गया, इन फाउंड इन, ये जनरली किस जाति में बनते हैं? तो क्लमाइडोमोनास निवैलिस, याद रखना कि एप्लाइनोस्पोर किस जाति में बनते हैं? तो क्लमाइडोमोनास निवैलिस जाति में बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये नॉन स्पोर बनते हैं। अभी उसमें क्या था, इस तरह की संरचना जो जो बन रही थी, ये तो ये कहला रहे थे जू स्पोर। क्या कहला रहे थे? जू स्पोर। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं तो जू स्पोर ना बनकर बिल्कुल वैसे बनते हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, ये कंडीशन कहलाती है एप्लाइनोस्पोर। और क्या कहलाते हैं एप्लाइनो? ये ऐसे ही पड़े रहते हैं लंबे समय तक, जब भी बरसात हुई, सालों ऐसे पड़े रहते हैं। जब बरसात हुई तो ये क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं और नए क्लमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। दीज थिक वॉल, और जब ये बहुत मोटी भित्ति वाले हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, अपने बचाव के लिए बहुत मोटी भित्ति बना लेते हैं या मोटी वाल बना लेते हैं, तब तब इनको हम हिप्नोस्पोर कहते हैं। और ये विपरीत परिस्थितियों में ऐसे पड़े रहते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में भित्ति टूट जाती है, इनका जीव द्रव्य बाहर निकलता है और उससे फ्लैजिला निकल आते हैं, और वो क्या बन जाते हैं? नए क्लमाइडोमोनास। तो एप्लाइनोस्पोर, तो देखिए अचल बीज, देखिए जूस्पोर मोटाइल होता है और उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये समझ लो मोटाइल। और एप्लाइनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है यानी चल नहीं सकता, और फ्लैजिला लेस होता है, फ्लैजिला लेस होता है। दोनों का अंतर समझ लो। ये हरदम एप्लाइनोस्पोर जो है, यानी अचल बीजाणु बोलते हैं, अचल बीजाणु। जो अचल बीजाणु होता है हरदम प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, जबकि जो जूस्पोर या अचल बीजाणु है वो हरदम अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इसको इतना ध्यान रखना। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। क्लमाइडोमोनास के लैंगिक जनन की अगर बात करें तो
Sexual reproduction is chlamydomonas take place in the absence और डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द मीडियम। ये तभी होगा जहां जिस पानी में पाया जा रहा है, जब वहां नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी या अमोनिया आदि की कमी हो जाएगी, तभी ये लैंगिक जनन करते हैं। यदि वहां नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है तो फिर ये लैंगिक जनन नहीं करेंगे। हमने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द अब्सेंस या डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द मीडियम। ये अगर लैंगिक जनन करते हैं तो तीन विधियां होती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। समयुग्म की, विषम युग्म की और ओगैम की, तीन तरह का होता है। तो पहले आता है आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, जब हम इसका रिप्रोडक्शन बता रहे थे तो हमने कहा था कि जब मेल और फीमेल गैमीट का, अब आप चूंकि ये जब इसमें क्या होता है, जब दोनों गैमीट, जब दोनों सॉरी गैमीट क्या हो, मार्फोलॉजिकली सेम हो, मार्फोलॉजिकली कैसे हो, सेम हो, आप यह ना पहचान पाए कौन नर है कौन मादा, बिल्कुल समान, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई संरचना सब समान, मगर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक नर की तरह बिहेव करता है, एक मादा की तरह। अगर इस प्रकार के गैमीट मिलते हैं तो उसे हम आइसोगैमी के नाम से जानते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे, देखिए आपका एलटी 2000 जो 25 का है, वो डेट आ गई है और लगभग हमारे पास 2.5 माह का समय है। तो इसमें हमें क्या करना है, वीडियो देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और उसके बाद डेली 1 घंटा, 1 घंटा हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे अच्छा बेहतर तरीका है कि हम प्रैक्टिस करें और हमें कोई रिजल्ट बताए। भाई हम पेपर देते हैं तो रिजल्ट कोई बताता तो अपनी औकात का पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम कितना मतलब स्कोर खींच पा रहे हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट से होगा। और अभी दीपावली ऑफर चल रहा है, ये 599 का है और इसमें आपको 80+ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। पहले तो पूरे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ऐसे हम चैप्टर वाइज देंगे, फिर मिक्स्ड देंगे आपको। तो 80 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, 599, आज ही खरीदें। और इससे क्या होगा, आप जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराते हैं, और इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में 100% देखने को मिले, मैंने ये टारगेट किया। ऐसा नहीं कि उठा के कूड़ा भूसा जो है सब डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। एक एक प्रश्न का चुनाव मैंने स्वयं किया है प्रैक्टिस सेट में, जो एग्जाम में फंसे, इस उद्देश्य से। तो आज ही जुड़े। और अगर आप हमारा विजेता बैच जो कि हमने 100% कंप्लीट कर दिया है, और एलटी वाला जो बैच है वो हम 15 दिसंबर तक 2025 में 15 दिसंबर तक ये भी बैच पूरा कर दिया जाएगा। तो अगर लेना चाहें तो अभी तक ये 1499 का था, अब केवल 999 का है और ये कुछ ही दिनों तक है, मतलब 2-4-6 दिन तक ही वैलिडिटी रहेगी। तो आज ही ज्वाइन करें इस बैच को। और आपको देखिए, आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपसे बता दूं, क्लमाइडोमोनास जब आप किताब पढ़ेंगे तो कम से कम 15 पेज में दिया है। कितना दिया है? 15 पेज में। और 15 पेज को अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 1 दिन का समय लगेगा क्लमाइडोमोनास तैयार करने में। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे अपने दम पर तो केवल आप जूलॉजी क्या बोल सकते हैं, केवल एल्गी और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा 3 ही विषय कंप्लीट कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो हम आपको क्या कर रहे हैं, पका पकाया मैटर दे रहे हैं। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमें तो नौकरी पानी नहीं, नौकरी कर रहे हैं, तो हम आपको पका पकाया मैटर दे रहे हैं। आपका सिर्फ काम है खाना खाना। तो आप जैसे बारात में जाते हैं ना, तो बारात में क्या करते हैं, आपने प्लेट उठाया, फटाफट नाश्ता डाला और खाया, बाइक स्टार्ट किया, 4 व्हीलर और जो भी है उससे निकल गए, अपने घर पहुंच गए, टेंशन। और यदि आपको मार्केट से सब्जी लानी है, मार्केट से सारा सामान लाना है, फिर खाना बनाना है, तो पता लगा 4 घंटे खाना बनाएंगे तब मिलेगा, तो वो हम आपका 4 घंटे बचा रहे हैं। आप हमसे अगर लेते हैं तो हम पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं और हम अपने अनुभव अपने नोट्स से पढ़ाते हैं, खुद बनाते हैं नोट्स, और उन्हीं नोट्सों से जिससे हम खुद सफल हैं, सफल ही बोल सकते हैं, जब नौकरी कर ही रहे हैं, 5 नौकरियां पाई तो सफल ही बोल सकते हैं। तो हमने खुद एग्जाम निकाले, तो हमें मालूम है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप देखेंगे,
आप ये क्लमाइडोमोनास ही देख रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में तो ये सब बातें करना उचित रहता नहीं है। तो आप देखेंगे कि क्लमाइडोमोनास की जो क्लास है, क्लमाइडोमोनास और वाल्वॉक्स, आज हम दो खत्म कर रहे हैं, तो देखेंगे कि वो लगभग 45 मिनट में क्लमाइडोमोनास भी खत्म हो गया, वाल्वॉक्स। और जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो पता लगा कि नोट्स केवल 4-5 पेज में आ गए, 4 पेज में, और आप केवल एक सरसरी निगाह डाल देंगे, सब आपको याद, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं वादा करता हूं आपको। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। तो आप आज ही जुड़े, और अभी जुड़े, और इस जो फेस्टिवल लाभ है उसका लाभ लें। अच्छा, ये हो गया था एप्लाइनोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो ये है। और एग्जाम में पूछता है आइसोगेमी किन जातियों में पाई जाती है, तो क्लमाइडोमोनास की डिबेरियनम जाति है, और क्लमाइडोमोनास लॉन्गी स्टिग्मा, ये जो दो जातियां हैं, इनमें आइसोगेमी टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आइसोगेमी प्रकार का लैंगिक जनन इन जातियों में से कौन से पाई जाती है, तो क्लमाइडोमोनास डिबेरियनम और लॉन्गी स्टिग्मा में देखने को मिलती है। जनरली मोस्ट स्पीसीज, जितनी भी जातियां क्लमाइडोमोनास की, अधिकतम जातियों में आइसोगेमी ही पाई जाती है। हम एक ये पिक्चर आपके लिए लगा कर रखे हैं जिससे आप इसको समझ सकें, और मैं इसको बस शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि जितना है। तो आप देखेंगे कि ये क्लमाइडोमोनास है, क्लमाइडोमोनास से जैसे जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर से छोटे, अभी हमने जूस्पोर पढ़ा, जूस्पोर से छोटी संरचनाएं बनती हैं जिनको हम गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट। जैसे मान लो गैमीट बने, इनसे क्या बनते हैं? गैमीट। तो ये छोटी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें गैमीट कहते हैं। दो गैमीट पास पास आते हैं, पानी में तैरते हैं फ्लैजिला के द्वारा, और पास पास आते हैं, और दोनों एंटीरियर पॉइंट से अपने अगले भाग से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए, अगले भाग से जुड़ गए। ये फिर जो फ्लैजिला होते हैं ये गायब हो जाता, फ्लैजिला जो है चार हो जाते हैं। अब दोनों जुड़ गई तो दो इसके, दो इसके, चार हो गए, चार हो गए। अब इनमें बीच में अब इनका जीव द्रव्य मिल जाता है, और फिर इनके केंद्रक मिल जाते हैं, और इनमें फ्लैजिला संख्या 4। अब ये अपने फ्लैजिला को छोड़ देता है। इनके जो केंद्रक थे, इसका और इसका, देखिए ये अभी प्लाज्मोगेमी हुआ है, सिर्फ द्रव मिला है, फिर इसका केंद्रक मिल जाता है, तो इसके बाद बन जाता है जायगोट। ये यन है अगुणित था, ये अगुणित था, तो ये जायगोट मिल गया, तो ये कैसा हो गया? द्विगुणित। द्विगुणित यानी 2x जायगोट बन जाता है। अब जायगोट लंबे समय तक पानी में ऐसे पड़ा रहता है, अपने चारों ओर कई मोटी भित्ति बना लेता है, पड़ा रहता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अगुणित कई केंद्रक बन जाते हैं और उनमें सूत्री विभाजन होता है। मियोसिस, मियोसिस के बाद होता है माइटोसिस, सूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद यहाँ कई सारे केंद्रक अगुणित। अब कौन से केंद्रक बन गए? अगुणित। अब ये केंद्रक अपने चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित इस तरह करते हैं, और प्रत्येक जीव द्रव्य से दो दो फ्लैजिला निकल आते हैं। ये बन जाते हैं जूस्पोर, और ये फट जाते हैं। जूस्पोर पानी में तैरते हैं और वृद्धि करके एक नए का निर्माण करता है। ये क्लमाइडोमोनास लॉन्जी जिस्टिज्मा है, जिसमें आइसोगेमी आपको दिखाई गई। ये होमोथैलिक है। होमोथैलिक का मतलब क्या है? दोनों के थैलस समान है। अब इसकी एक जाति है, ध्यान में रखना, इसकी एक जाति है हेट्रोथैलिक, ध्यान में रखना। तो आपसे पूछेगा क्लमाइडोमोनास की वह जाति कौन है जिसमें हेट्रोथैलिज्म पाई जाती है? हेट्रोथैलिज्म पाई जाती है, डायरेक्ट पूछता है हेट्रोथैलिज्म किसमें पाई जाती है, तो इसकी एक जाति है क्लमाइडोमोनास मो म्यूसी जो जाति है ये हेट्रोथैलिज्म होती है। हेट्रोथैलिज्म का मतलब कहानी वही सेम है, कहानी वही सेम है। इसमें क्या होता है पहले आप समझ लीजिएगा। इसमें जो दोनों गैमीट निकलते हैं, एक प्लस स्टेन का होता है, यानी एक धनात्मक होता है, तो दूसरा जो गैमीट निकलता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। और पहले ये फ्लैजिला फ्लैजिला से जुड़ते हैं। देखिए, फ्लैजिला फ्लैजिला से ऐसे फ्लैजिला पहले जुड़ते हैं, फिर फ्लैजिला ऐसे होते हैं, फिर ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं, और फिर पूरी की पूरी कहानी जो हमने अभी पीछे बताया है वो ऐसी होती है। फिर आता है एनाइसोगैमी, नंबर 2 प्रकार का, एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में क्या होता है? एक गैमीट जो होता है वो लार्ज होता है। जो एक गैमीट होता है, मतलब एक गैमीट हमारा बड़ा है और दूसरा गैमीट छोटा है। इन दोनों का जो मिलन से जायगोट बनेगा, ये क्रिया एनाइसोगैमी कहलाती है। यानी ये मार्फोलॉजिकली देखने में भी पता चल जाता है, और फिजियोलॉजिकली तो पता ही है। तो देखिएगा, इसमें दो गैमीट्स है। ये माइक्रोगैमीट्स है। माइक्रोगैमीट्स का मतलब बड़ा वाला, इसको बोलते हैं माइक्रोगैमीट, यानी बड़ा वाला गैमीट। इसको बोलते हैं माइक्रोगैमीट, माइक्रो
गैमीट यानी छोटा गैमीट। ठीक है, ये मेल की तरह नर की तरह कार्य करता है, ये फीमेल की तरह कार्य करता है। दोनों आते हैं, सेम कंडीशन होती है, दोनों अपने सिरों से जुड़ते हैं, फ्लैजला गायब होते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है और पूरी कहानी वैसे ही होती है। और एनाइसोगैमी ध्यान में रखना, यहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एनाइसोगैमी किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है क्लमाइडोमोनास ब्राउनी में, ध्यान में रखना, नोट कर लेना। और क्लमाइडोमोनास एक जाति है सुब्बुगैमा, सुब्बुगैमा, सुब्बुगैमा और ब्राउनी, ये दो जातियां हैं जिनमें एनाइसोगेमी कंडीशन पाई जाती है। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, केवल ये एग्जाम्पल याद रखना, बकाया ये सब कुछ नहीं पढ़ाना है, वो तो आपको समझाने के लिए पढ़ा दे रहे हैं। फिर आता है नंबर 3 ओगैमी। ओगैमी प्रकार का जनन किसमें पाया जाता है, तो ये जनरली पाया जाता है क्लमाइडोमोनास की एक जाति है कोक्सीफेरा, और दूसरी जाति है ओगैनम। ये जो दो जातियां हैं क्लमाइडोमोनास की, उसमें ओगैमी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है, नर जो मेल गैमीट होता है, नर गैमीट होता है, वो मोटाइल होता है यानी चल सकता है। जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट जो होता है वो कैसा होता है, जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो नहीं चल सकता। वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब देखिएगा, ये मेल गैमीट है जिसे माइक्रोगैमीट बोलते हैं, ये चल सकता है। और ये जो है माइक्रोगैमीट है, यानी ये फीमेल है जो नहीं चल सकती। अब माइक्रोगैमीट पानी में तैरता है और यहाँ आता है, यहाँ उससे बस वही कंडीशन, सिरे से जुड़ जाता है और उसके बाद फ्लैजला गायब हो जाते हैं और ये माइक्रोगैमीट इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मिल जाते हैं और जायगोट बना लेता है। जायगोट चारों ओर अपने मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है, लंबे समय तक पानी में पड़ा रहता है। मोटी भित्ति इसलिए बनाता है जिससे वो लंबे समय तक पानी में पड़ा रहे। यहाँ इंपॉर्टेंट ऊगैमी में है, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछता है, ऊगैमी किन जातियों में पाई जाती है, तो क्लमाइडोमोनास कोक्सीफेरा और क्लमाइडोमोनास ओगैनम में पाई जाती है। अब जायगोट देखिए सब में कॉमन है, जितने भी अभी हमने आपको पढ़ा आइसोगैमी एनाइसोगैमी ओगैमी सब में कॉमन है। जायगोट था, जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बहुत सारे केंद्रक बने और अब ये जू स्पोर की तरह का जू स्पोरेंजियम की तरह काम करती है, स्पोरेंजियम, और इनसे ढेर सारे जू स्पोर बन जाते हैं, फट जाते हैं, सारे जू स्पोर पानी में मुक्त हो जाते हैं और नए क्रोमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। ये लाइफ साइकिल है, इस पर नजर डाल लेते हैं। ये हमने आपको बताया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधियां। क्लाइडोमोनास में गैमीट बनते हैं, दोनों अगुणित होते हैं, दोनों गैमीट आते हैं आइसोगैमी एनाइसोगैमी, जिस भी विधि द्वारा पास में आते हैं और मिल जाते हैं। निषेचन होता है, निषेचन से जायगोट बनता है, जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर सूत्री होता है जिससे जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर अंकुर मतलब वृद्धि करते हैं, क्लोमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास आता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स का वर्गीकरण अगर देखें या हम इसको अगर पढ़ें तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लास क्लोरोफाइसी का ही सदस्य है और ऑर्डर वाल्वोकेल्स है, फैमिली जो है वाल्वोकेसी है। आक्रेंस की अगर वॉलवॉक्स के आक्रेंस की बात करें कि वॉलवॉक्स पाया कहाँ जाता है, तो ध्यान में रखना एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी और टीजीटी और ईएलटी जीआईसी केवीएस एनवीएस में, कि सिनोबियम कॉलोनी किसकी होती है, तो वॉलवॉक्स कैसा है, कॉलोनियल एल्गी है, ये कॉलोनी में रहता है। और इसकी कॉलोनी कैसी होती है, सिनोबियम कॉलोनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है सिनोबियम कॉलोनी किसकी होती है, तो सिनोबियम कॉलोनी वॉलवॉक्स की होती है और हाइड्रोडिक्टियन की होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है वॉलवॉक्स की कॉलोनी कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो सिनोबियम होती है। कैसी होती है, सिनोबियम। फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये जो वॉलवॉक्स ये कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या समझ में आप क्लामाइडोमोनास जो बताया था बिल्कुल सेम, नदी तालाब झरने में पाया जाता है जहां पानी मीठा हो अर्थात बिना नमक वाला हो। कॉलोनी ओवल शेप्ड होती है, अंडे के आकार की होती है या फिर गोल होती है। इसकी कॉलोनी इस तरह से गोल होती है और इसकी कॉलोनी में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये इस तरह से इसकी कॉलोनी होती है। मैं चित्र तो दिखा दूंगा,
आपको कभी कभी बनाना भी रहता है तो इसे बना सकते हैं। और ये बहुत सारे, और ये आपस में साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के द्वारा आपस में सारी कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। ये सारी कोशिकाएं आपस में स्टैंड के द्वारा ऐसे जुड़ी रहती हैं। ये सारी कोशिकाएं आपस में सब जुड़ी रहती हैं। ये तो ये हमारा है वॉलवॉक्स। ईच कॉलोनी, ये जो कॉलोनी है ये हमारा क्या है, वॉल वॉक्स है, और इस वॉल वॉक्स कॉलोनी है। और वॉल वॉक्स कॉलोनी में 500 से लेकर 60,000 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कॉलोनी में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो 500 से लेकर 60,000 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। देखेंगे अगर वॉलवॉक्स आपने बीएससी और एमएससी में देखा होगा तो ये इसकी कॉलोनी कैसी होती है, तो इसकी जो कॉलोनी होती है प्राय सिनोबियल होती है। सिनोबियल कॉलोनी एग्जाम में पूछता है। इसकी जो सेल होती है, इस कॉलोनी में जो सेल होती हैं वो जस्ट लाइक, एक वर्ड यूज करेंगे हम, जस्ट लाइक क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास, बिल्कुल क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास का आकार बड़ा होता है और ये क्लमाइडोमोनास से छोटी होती है। संरचना में कोई भी अंतर नहीं है, ध्यान में रखना। ये देख रहे हैं हमने इस तरह की कॉलोनी, एक छोटे छोटे बॉक्स में कॉलोनी बंद रहती है और इस बॉक्स को कॉलोनियल इनविलप के नाम से जानते हैं। और ये जो, जैसे मान लेते हैं एक ये सेल है और एक ये सेल है, एक ये सेल है, मान लेते हैं वॉलवॉक्स की। ये आपस में जिन धागों के द्वारा जुड़ी रहती है, ध्यान में रखना, ये एक पतले धागे से आपस में कॉलोनी जुड़ी रहती है। इस धागे को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलते हैं, स्ट्रैंड। तो ये देखिएगा, ये जो धागों से आपस में ये कॉलोनी आपस में जुड़ी, एक्चुअली में हमने इतने जगह को बड़ा करके देखा तो ऐसे। और बिल्कुल वॉलवॉक्स, अगर पूछेगा वॉलवॉक्स का क्लोरोप्लास्ट कब से, मतलब आन डिटो क्लमाइडोमोनास है। वॉलवॉक्स की जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल क्लमाइडोमोनास, यानी हम कह सकते हैं कि 60,000 क्लमाइडोमोनास मिलकर वॉलवॉक्स बना देते हैं। मगर ये कहेंगे नहीं, फिर से मैं कहेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल इनकी संरचना, क्लमाइडोमोनास थोड़ा बड़ा होता है, इनका आकार छोटा होता है, संरचना में कोई भी अंतर नहीं है। आप जो वहां पढ़े हैं वही यहां लाकर आप कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, सब्लिपेरोप्लास्ट, न्यूरोमोटर अपरेटस, वो सब सेम टू सेम है। समझ आ गया। साइटोप्लाज्मिक स्टैंड पाया जाता है। ये इनविलप में ढके रहते हैं ऐसे, और ये इस तरह सारी कोशिकाएं, और इनमें ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। डबल ये फ्लैजिला दो दो सब निकले रहते हैं, तो देखिएगा ये, ठीक है। हाँ, फिर आता है रिप्रोडक्शन। वॉलवॉक्स का, अब चूंकि वहां हमने थैलस स्ट्रक्चर, सॉरी, वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमने एक वर्ड यूज किया कि जस्ट लाइक क्लमाइडोमोनास। जितने लक्षण क्लमाइडोमोनास के वही लक्षण वॉलवॉक्स की एक कोशिका के हैं। केवल ये कॉलोनी में रहता है, यानी बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी बनाती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म की पाए जाते हैं। और पीजीटी और टीजीटी 2021 में यहां से क्वेश्चन पूछा था। ये प्लाइकिया स्टेज पूछा था। क्या पूछा था? प्लाइकिया स्टेज पूछा था। हाँ बताओ। तो प्लाइकिया स्टेज पूछा था, किस में पाया जाता? मैं एक एक क्वेश्चन रटा है कब कौन पूछा गया है। तो प्लाइकिया स्टेज, तो अलैंगिक जनन जब होता है तो वन सेल लार्ज, इनमें से ये देखिए पूरा क्लमाइडोमोनास है कि बोल सकते हैं कॉलोनी है, उनमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है। देखिए ये था, अपने फ्लैजिला छोड़ के ये वाली कोशिका जो है, रेड पेन ले ले तो आएगा, ये वाली जो कोशिका है वो देखिए बड़ी हो गई। इस बड़ी कोशिका को गोनिडियम कहते हैं। हमने लिखा है वन सेल लार्ज नोन एज गोनिडियम। पूरी कॉलोनी में एक कोशिका अपने फ्लैजिला छोड़ देती है और बड़ी होने लगती है, उसे गोनिडियम कहते हैं। अब गोनिडियम में विभाजन होता है, तो अब इस कोशिका से कितनी बनेंगी, तो इसमें विभाजन हुआ तो इस कोशिका से दो कोशिका बनी, फिर इसमें विभाजन होगा तो दो से चार कोशिका बनी। कितनी बन गई? चार कोशिका। चार से कितनी कोशिका, चार में फिर विभाजन होगा तो चार से कितनी बन गई? आठ कोशिका। तो जो 8 सेल्ड स्टेज हमने लिखा है सेल डिवाइडेड, मतलब इसकी कोशिका जो है वो विभाजित हो रही है। तो एक कोशिका से दो बनी, दो से चार, चार से आठ। तो जैसे ही डिवाइड एंड फॉर्म 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 कोशिकी जो संरचना बनती है, ये 8 कोशिका की संरचना जो बनी, जो गोनिडियम विभाजित होकर 8 कोशिकाओं में बदल जाता है, इस 8 कोश की संरचना को हुई प्लेकिया स्टेज कहते हैं। और यही पीजीटी और टीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था कि प्लेकिया स्टेज किसमें पाई जाती है, तो प्लेकिया स्टेज वॉलवॉक्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वॉलवॉक्स में। और वॉलवॉक्स की कौन से जनन में पाई जाती है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है। इसको ध्यान में रखना।
फिर 8 सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म 16। अब 8 कोशिकाएं विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाएंगी? 16। तो 8 जब विभाजित होंगी तो 8 से कितनी बन गई? 16। तो ये 16 कोशिका अवस्था है। 16 कोशिका अवस्था के बाद यहां ऊपर एक छिद्र दिखाई दे, ये देखो एक छिद्र दिख रहा है, ये पोर। इस पोर को हम किसके नाम से जानते हैं? एंड फॉर्म 16 सेल स्टेज एंड फॉर्म ए पोर। एक छिद्र बनता है जिसे हम फियलोपोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फियलोपोर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बन गया फियलोपोर। तो आपसे पूछेगा फियलोपोर किस में पाया जाता है? तो प्लैकिया स्टेज से जब 16 को आपसे पूछेगा कितनी कोष की अवस्था में जो फियलोपोर है वो पाया जाता है, तो प्राय 16 सेल। मतलब जब 16 कोशिकाएं बन जाती हैं तो एक छिद्र बन जाता है। एक्चुअली में ये 16 कोशिकाएं इस तरह से, मतलब ऐसे 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 लगती चली जाती हैं ऐसे, तो यहाँ एक छिद्र छूट जाता है, इसी को फिलोपोर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये अभी देखिए इनका जो मुख है वो चोंच की तरह अंदर है। ये देखिए चोंच की तरह सबका मुख अंदर है, इसको अगर बड़ा करेंगे अंदर। अब इसमें इन्वेजिनेशन होता है, मतलब जैसे ऐसे हैं तो ये कॉलोनी पूरी जो कोशिकाएं होती पलटती हैं, ऐसे आके ऐसे करके पलट जाती हैं। जो हिस्सा बाहर था वो अंदर आ जाता, अंदर वाला हिस्सा बाहर। तो इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी, देखिए कॉलोनी पलट रही है। जो अभी नुकीला हिस्सा अंदर था वो अब बाहर आ गया और ये पलट गई। अब नुकीला हिस्सा कहाँ गया? बाहर आ गया, मतलब कॉलोनी पलट गई। और जो मुंह ऊपर था वो मुख आ गया नीचे। फिलोपोर जो ऊपर था वो अब आ गया फिलोपोर नीचे। अब ये कोशिकाएं पूरी चिपक जाती हैं और इनसे फ्लैजिला निकल आता है और ये टूटकर अलग हो जाती है और एक नई कॉलोनी का निर्माण कर देती है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें लैंगिक जनन की, तो ओगैमस प्रकार का होता है, यानी एक स्टेज मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल। तो जो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड। जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ooगोनियम जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। कैसी होती है? नॉन मोटाइल। तो हमारी जो ooगोनियम है नॉन मोटाइल है, और जो नर है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनते हैं जो कि मोटाइल है। और इन ये जनन कैसा कहलाता? ओगैमस प्रकार का। हमने आपको पढ़ाया था, चित्र देख लेते हैं तो देखिएगा इनमें वही जैसे उसमें गोनिडियम बना था, इसमें गोनिडियम नहीं बनता। इसमें कोशिका बड़ी हो जाती है और जो बड़ी कोशिका होती है इसे एंथ्रीडियम कहते हैं। स्वयं लैंगिक अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कंडीशन होती, इसमें केवल कॉलोनी नहीं बनती, वही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी अवस्थाएं बनती जाती हैं। इनमें इन्वेजिनेशन होता है और इनमें 2 फ्लैजिला निकल आते हैं। यहाँ इनको एंथ्रोजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड। ये एंथ्रोजॉइड या इस छिद्र के द्वारा सब बाहर आ जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। इसी तरह उसी कॉलोनी में या वॉल्वॉक्स की दूसरी कॉलोनी में कोशिका बड़ी होती है, बड़ी होकर ooगोनियम में बदल जाती है, मादा जननांग में बदल जाती है और इसका ये वाला छिद्र खुल जाता है। अब एंथ्रोजॉइड जो पानी में वहां निकले थे वो तैरते हुए आते हैं और यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। और देखिए बहुत सारे एंथ्रोजॉइड प्रवेश कर जाते हैं और इसके चारों ओर घूमते हैं। उनमें से सब मर जाते हैं, केवल एक ही एंथ्रोजॉइड इसके अंदर प्रवेश कर पाता है। और जो एंथ्रोजॉइड प्रवेश कर गया तो अब ये क्या बदल गया? जायगोट में। किसमें बदल गया? जायगोट। द्विलिंगी संरचना जायगोट। और जायगोट क्या हो जाता है? अपने चारों ओर कई सारी भित्तियां बना लेता है और भित्तियां बनाने के बाद रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। महीने 2 महीने इसे पड़ा रहता है। फिर इसमें होता है, अब इसमें जायगोट है, जायगोट में क्या हुआ? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ? मियोसिस। अब मियोसिस से कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। पहले 2, 2 से 4। अब ये 4 कोशिकाएं बन गई, चारों की चारों अगुणित हो गई, चूंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो अगुणित हो गई। फिर ये अगुणित कोशिकाएं क्या करती हैं? बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं और ये सारी कोशिकाएं क्या करती हैं? फ्लैजिला निकल आते हैं और एक नई कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं। तो ये था हमारा वॉल्वॉक्स। और वॉल्वॉक्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गोनिडिया बनता है, उससे डॉटर कॉलोनी, जो कि हमने पढ़ा दिया है। वॉल्वॉक्स में कॉलोनी कहते हैं सिनोबियम। इसमें एंथ्रीडियम, लैंगिक जनन की बात करें, एंथ्रीडियम बनता है, ooगोनियम बनता है। एंथ्रीडियम तैरता हुआ आता है और ooगोनियम में जो एग होता है उसे निषेचन करता है, जायगोट बनता है। जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर से एक नई कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हमने क्लमाइडोमोनास और इन दोनों का अध्ययन कर लिया है। और इसके आगे जो हमारे सिलेबस में होगा वो चाहे हाइड्रोडेक्टियन पढ़ाना हो या अन्य क्लेडोफोरा और या एक्टोकार्पस, जो भी होगा वो हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।